स्टडी विद रियल्जा में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में देखेंगे, जिसमें हम माइटोसिस और उसी के साथ में हम मेयोसिस दोनों एक साथ देखेंगे। हम जानते हैं कि ह्यूमन मेल में 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, वैसे फीमेल में होते हैं 23 पेयर। टोटल हमारे पास 46 होते हैं क्रोमोसोम। जब गैमेटोजेनेसिस होता है तो मेल में स्पर्म बनता है और फीमेल में एग या ओवा बनता है। उनका जब फर्टिलाइजेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, जाइगोट मिलता है, उसमें होते हैं 46 क्रोमोसोम, 23 पेयर। यदि गैमेटोजेनेसिस माइटोसिस से होता तो स्पर्म और एग के पास 46 क्रोमोसोम जाते और फिर जाइगोट के पास जाते 92, जो नहीं होता है। इसका मतलब गैमेटोजेनेसिस माइटोसिस से नहीं होता है, वो मियोसिस से होता है। मियोसिस से होगा तो वो रिडक्शनल डिवीजन होता है मियोसिस, जिसमें 46 से 23 जाते हैं क्रोमोसोम, मेल में भी 23 जाते हैं और फिर ये दोनों 23 जाके जाइगोट में 46 यानी कि 23 पेयर जाते हैं क्रोमोसोम के। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो स्पीशीज टू स्पीशीज होती है वो क्रोमोसोम अपने कंजर्व रखती है, क्रोमोसोम के नंबर। ह्यूमन भी चाहेंगे कि उनकी प्रोजेनी में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाए, कुछ अल्टर नहीं। इसी की वजह से मियोसिस होता है और ये मियोसिस का एक सिग्निफिकेंस भी है जो मैं वीडियो से पहले बता रहा हूँ। अब ये एक क्रोमोसोम है, ऐसा ही एक और क्रोमोसोम है, ये मान लो फादर से आया, ये मदर से आया। अब ये एक पेयर है जो आया क्रोमोसोम का, ऐसे ही 22 और होंगे जो फादर मदर से आएंगे, टोटल 23 पेयर हो गए। और ये जो एक पेयर होता है इसको कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। एक सेल है, उसमें दो क्रोमोसोम है तो वो 2n कहलाएगा, डिप्लॉइड। एक एन इसका, एक एन इसका। एक सेंट्रोमेयर होता है, उसका मतलब एक क्रोमोसोम है, सिंपल। जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो रेप्लिकेटेड डीएनए कहाँ जाएगा? वो यहाँ आता है, क्योंकि डीएनए कंडेंस होकर क्रोमोसोम ही बनाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा है, यहाँ पे सेंट्रोमेयर एक ही है, इसलिए एक ही क्रोमोसोम कहलाएगा। यहाँ पे नंबर नहीं बढ़ा है क्रोमोसोम का, डीएनए का कंटेंट बढ़ा है। ये एक सेल में रहेंगे, एक एन, ये तब भी डिप्लॉइड ही कहलाएंगे। हैप्लॉइड का केस ये होता है जहां पे सिर्फ एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है, और ये भी होता है जब डीएनए रेप्लिकेट हो जाए पर क्रोमोसोम एक ही है, क्योंकि सेंट्रोमर एक ही है। ये दोनों हैप्लॉइड के केस थे। यहाँ पे सिर्फ डीएनए बढ़ा है, ये डीएनए कॉपी हुआ है। रेप्लिकेशन जब हुआ तो डीएनए कॉपी होगी, ये बस उसका क्रोमेटिड बढ़ा है। ये एक क्रोमेटिड है, यहाँ पे ये एक और ये दो क्रोमेटिड है। यहाँ पे कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड, दो क्रोमेटिड है। यहाँ पे हमने होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में देखा, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, क्रोमेटिड के बारे में देखा और सिस्टर क्रोमेटिड के बारे में देखा। अब जो हमारा सेल साइकिल है उसका डिवीजन होता है, उसके मेन दो फेजेस होते हैं। एक होता है एम फेज, जहां पे माइटोसिस मियोसिस होता है, वहां पे एक्चुअल डिवीजन होता है। पर डिवीजन को करने से पहले सेल को कुछ महत्वपूर्ण, कुछ जरूरी चीजों की आवश्यकता होती है, तो वो जरूरी चीजें बनती हैं इंटरफेज में। इंटरफेज और एम फेज को मिला के हमारा सेल साइकिल पूरा होता है, सेल डिवीजन पूरा होता है। इंटरफेज में क्या होता है? G1 होता है, G0 फेज होता है, S फेज होता है, G2 फेज होता है, उसके बाद M फेज होता है। G1 से G2 तक इंटरफेज होता है। फिर M फेज में हमारा या तो मियोसिस होता है या तो माइटोसिस होता है। ये 5% रहता है और ये 95% रहता है, क्योंकि प्रिपरेशन में ज्यादा टाइम लगता है। G1 फेज में सेल ग्रोथ होती है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, आरएनए बनता है, सेल की साइज बढ़ती है। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होती है। क्योंकि डीएनए को रेप्लिकेट होना था, उसको जरूरत थी प्रोटीन और आरएनए की, तो वो उससे पहले वाले फेज में सिंथेसाइज हुई। सेंट्रियोल भी डबल होते हैं एस फेज में। एस के बाद आता है G2 फेज, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का मल्टीप्लिकेशन होता है, सेल ग्रोथ होती है। अब मेटाबॉलिकली एक्टिव सारी स्टेजेस में सेल रहता है। G2 में प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है। G2 के बाद जाते हैं एम फेज में। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लो कोई सेल है जैसे कि नर्व सेल, ये एक बार बन गया, अब इसको डिवाइड नहीं होना है, तो वो पतली गली पकड़ लेता है G1 फेज के बाद, वो G0 फेज में चल जाता है, सेनेसेंट फेज में। यहाँ पे सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, पर चूंकि वो एस फेज में नहीं जाता है तो उसका डीएनए रेप्लिकेट नहीं हो पाता है, तो वो फर्दर डिवाइड नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल था नर्व सेल, जो G0 फेज में चल जाता है। G1 फेज के बाद सेल ग्रोथ अच्छे से हो जाती है, सेल साइज बढ़ जाती है,
मेटाबॉलिकली एक्टिव भी रहता है, वो G0 फेज में चल जाता है, बट डिवाइड नहीं होता। अब G1 से G2 फेज में और M फेज में जो सबसे ज्यादा टाइम लगता है वो G1 फेज में लगता है। उसके बाद S फेज में लगता है, क्योंकि यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट हो रहा होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, आरएनए की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी एंजाइम इन्वॉल्व होती है। उसके बाद G2 फेज रहता है और सबसे कम टाइम लगता है M फेज में। तो M फेज होता है जो 5% लेता है टाइम, और G1 से G2 तक इंटरफेज जो होता है वो 95% लेता है टाइम। एक सेल मान लो 24 आवर में डिवाइड हो रहा है, तो 1 घंटे में M फेज हो जाता है और 23 आवर में पूरा इंटरफेस होता है। G1 फेज में क्रोमोसोम नंबर रहते हैं वो डिप्लॉयड रहते हैं 2n, और डीएनए कंटेंट 2c रहता है। S फेज में जाते हैं जब 2n रहता है क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम है। S फेज में गया, S फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट होता है, तो एक्स्ट्रा डीएनए रेप्लिकेट होकर यहाँ चिपक जाता है, तो डीएनए का कंटेंट बढ़ा। इधर एक और बना देता हूँ, हमने होमोलोगस पेयर की बात की थी, तो यहाँ पे भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है, पर डीएनए कंटेंट बढ़ा। ये 2n थे, ये भी 2n, बस ये जो है डीएनए कंटेंट बढ़ा यहाँ पे, तो डीएनए 4c हो जाता है S फेज में। G2 फेज में क्रोमोसोम 2n रहते हैं, डीएनए भी 4c रहता है। M फेज में 2n रहते हैं और ये जो 4c, ये 2c डिवाइड हो जाता है M फेज के बाद, क्योंकि सेल डिवाइड हो जाते हैं, दोनों में बराबर बढ़ जाता है। अब एक तरफ मैं माइटोसिस लिख देता हूँ, एक तरफ मियोसिस लिख देता हूँ। मियोसिस में 2 स्टेज होती, पहली और दूसरी। प्रोफेज माइटोसिस का, प्रोफेज 1 मियोसिस 1 का, प्रोफेज 2 मियोसिस 2 का। ये सेल है। हमने जब एस फेज देखा था वहां पे पता है डीएनए रेप्लिकेट होता है। जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ये होता है अनकंडेंस, डीकंडेंस होता है, ऐसे खुल जाता है, तभी तो रेप्लिकेशन होगा। डीकंडेंस होने के बाद ये ऐसा हो जाता है। अब यहाँ पे रेप्लिकेशन होता है, यहाँ पे ऐसे रेप्लिकेशन होता है, तो ये ऐसा ही रहता है खुला हुआ, ये रेप्लिकेटेड डीएनए, ये एस फेज G2 फेज पूरा खुला हुआ रहता है। अब यहाँ पे जाके ये कंडेंस होना चालू होता है वापस से प्रोफेज में। सेम टू सेम ऐसा मियोसिस में भी होता है, ये क्रोमेटिन मटेरियल बिखरा हुआ है, यहाँ पे आके कंडेंस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगती है प्रोफेज में। यहाँ पे भी ये जो होता है वो अर्ली प्रोफेज में होता है। माइटोसिस मियोसिस में डिफरेंस क्या होता है, मियोसिस में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, ये सब स्टेजेस रहती है, ये हम बाद में देखेंगे, अभी अपन नॉर्मल कंपैरिजन कर रहे हैं। लेट प्रोफेज में क्या होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर सी है, इधर भी ऐसा ही कुछ, यहाँ पे एक क्रोमोसोम कंडेंस हो जाता है पूरा अच्छे से, या कहूँ क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम में रूप ले लेता है। इधर भी ऐसा ही, एक फादर से आया एक मदर से आया, होमोलोगस क्रोमोसोम है। इधर भी सेम हो रहा है, ये डीएनए रेप्लिकेट जो कि क्रोमेटिड बना, इसका चिपक गया इस पे आके, इधर भी ये चिपक गया। क्रोमोसोम एक ही है, डीएनए कंटेंट बढ़ गया। ये एक सेंट्रोमर, मतलब कि एक क्रोमोसोम एन दोनों एक सेल में प्रेजेंट है 2n, इधर भी ऐसा ही 2n डिप्लॉयड। ईआर गोल्गी बॉडी भी यहाँ पे डिसअपियर हो जाती है। लेट प्रोफेज में एक और चीज होती है जो सेंट्रियोल है, जो एस फेज में सिंथेसाइज हुआ था, डबल हुआ था, ये सेंट्रियोल है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है कुछ। ये 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं दोनों, 2 सेंट्रियोल है, और स्पिंडल फाइबर प्रोड्यूस करते हैं। ये जो सेंट्रियोल है ये अपोजिट पोल पे मूव करने लग जाते हैं लेट प्रोफेज में। मियोसिस में भी ऐसा ही होता है, और ये जाते जाते अपोजिट पोल पे मूव करते हैं, ये स्पिंडल फाइबर प्रोड्यूस करते जाते हैं। प्रोफेज के बाद आती है मेटाफेज, और इधर मेटाफेज 1, ये सेल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो चुकी है, सेंट्रियोल है 90 डिग्री के एंगल पे, ये स्पिंडल फाइबर अटैच हो रहे हैं, स्पिंडल फाइबर ये अटैच हो गए, इधर भी स्पिंडल फाइबर ऐसे अटैच हो जाते हैं। ये जो सेंटर में आ जाते हैं क्रोमोसोम्स, ये मेटाफेसिक प्लेट कहते हैं। ये यहाँ पे लाइन दिखा रहा हूँ कि एकदम बीचों बीच आ गए स्पिंडल फाइबर से जुड़ के। जो स्पिंडल फाइबर है वो माइटोसिस में क्रोमेटिड से जुड़ता है, और मियोसिस में वो पूरे क्रोमोसोम से जुड़ता है। ये डिफरेंस है, ये एनाफेज में आपको क्लियरली विजिबल होगा। अब एनाफेज यहाँ पे माइटोसिस की, एनाफेज 1 मियोसिस 1 की। ये सेल है, ये सेंट्रियोल है, ये पूरा क्रोमोसोम ऐसा का ऐसा रहता है मियोसिस में। माइटोसिस में क्रोमेटिड अलग हो जाती है, स्पिंडल फाइबर खींच लेता है, और यहाँ पे पूरे क्रोमोसोम को अपोजिट पोल पे खींचा जाता है। यहाँ पे ये पूरा क्रोमोसोम है, और माइटोसिस में क्रोमेटिड अलग होके सिंगल क्रोमोसोम बन चुकी है। तो यहाँ पे 2n, यहाँ नीचे भी 2n, टोटल 4n। यहाँ पे एक n टोटल 2n,
ये जैसे एक पेयर है वैसे 22 पेयर और होंगे एक सेल में। टोटल हमारे 23 पेयर होते हैं। 23 पेयर ये हो गए कितने, 46 क्रोमोसोम, प्लस जो डीएनए रेप्लिकेट हुआ है वो क्रोमेटिड का रूप लिया और माइटोसिस में क्रोमेटिड अलग हुई है। तो 46 जो तो पहले से थे और 46 जो रेप्लिकेट होके बने। तो एनाफेज में माइटोसिस के 92 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं हमारे पास इस वक्त एनाफेज में माइटोसिस के। जबकि मियोसिस में क्रोमेटिड अलग नहीं होती है, पूरा क्रोमोसोम अलग हो जाता है। ये 23 पेयर 46 92 हो जाते हैं। ये क्रोमेटिड जो अलग होती है, फिर क्रोमोसोम इंडिविजुअल बन जाते हैं। जहां पे कंफ्यूजन हो सेंट्रोमियर देख लो, यहाँ पे क्रोमोसोम अलग हो गए, उनकी सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो गई, सेंट्रोमियर भी अलग हो गए। तो यहाँ पे 4 क्रोमोसोम बने। टीलोफेज देख लेते हैं माइटोसिस का, मियोसिस का टीलोफेज 1। टीलोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाती है, रीअपीयर। ये जो डीएनए रेप्लिकेट हुआ मियोसिस में वो मौजूद है एक ही क्रोमोसोम पे, क्रोमेटिड प्रेजेंट है, सिस्टर क्रोमेटिड कह दो। यहाँ पे क्रोमेटिड अलग हो चुकी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वापस से आ जाती है, रीअपीयर हो जाती है। इधर भी ऐसा ही गोल्जी बॉडी और ईआर भी वापस आ जाते हैं। प्रोफेज से टीलोफेज तक न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, इसलिए कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है जहाँ पे सेल डिवाइड होता है। ये यहाँ से फरो होगा, ये आटे की लोई जैसे तोड़ते हैं अपन, ये बीच में से दबा के दो अलग कर दो। ये एक सेल था, बीच में से दबाया, दो अलग भाग में डिवाइड हो गया। कैरोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस दोनों एम फेज के पार्ट है। अभी जो हुआ डिवीजन वो सेल फरो से हुआ। ये साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में देखी जाती है। वहीं पे जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो वहां पे सेल वॉल रहती है, वॉल है, दीवार है, वो वाले सीमेंट से बनी है, आसानी से नहीं टूटेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, सेल प्लेट आती है बीचों बीच और फिर फर्दर वो एक्सटेंड होके सेल को डिवाइड करती है। यहाँ पे ये सेल प्लेट है, ये फर्दर एक्सटेंड होके सेल को डिवाइड करती है। माइटोसिस में साइटोकाइनेसिस के बाद हमको 2 सेल मिलते हैं। मियोसिस 1 में भी साइटोकाइनेसिस के बाद 2 सेल मिलते हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है पूरी तरीके से वापस। ये एक क्रोमोसोम, ये आधे क्रोमोसोम, आधे क्यों का अभी बताता हूँ। ये दूसरा क्रोमोसोम, ये दूसरा। अब ये हुआ पूरा, ये एक सेंट्रोमियर दूसरा, तो 2n। यहाँ पे भी ऐसा ही, ये हुए डिप्लॉइड। यहाँ पे एक ही सेंट्रोमियर है, एक ही क्रोमोसोम, तो ये हुआ हैप्लॉइड। तो यहाँ पे हो गया रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस 1 में, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बना। ये दोनों जाते हैं मियोसिस 2 में, ये बना लिए। इसमें आधा क्रोमोसोम, आधा क्यों कहता हूँ बार बार, क्योंकि अब ये पूरा होता है। ये सिस्टर क्रोमेटिड अभी भी इसमें मौजूद है। ये एक सेंट्रोमियर एक क्रोमोसोम हैप्लॉइड। प्रोफेज 2 में क्या हो रहा होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होने लगती है। अब यहाँ पे क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पूरा क्रोमोसोम है। सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं, ये पूरा क्रोमोसोम है हमारे पास। मेटाफेज 2 होता है, फिर वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से गायब हो जाती है। सेंट्रियोल है वो अपने स्पिंडल फाइबर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे ये क्रोमेटिड से अटैच होते हैं, ये चीज ध्यान रख। फिर आता है मियोसिस 2 का एनाफेज 2। यहाँ पे ये क्रोमेटिड अलग हो गई और इंडिविजुअल क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गए ये। फिर आता है हमारा टीलोफेज 2। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से आ जाती है, ये क्रोमेटिड अलग हो गए और अब क्रोमोसोम बन गया है पूरा, ये है। फिर साइटोकाइनेसिस से हमको 2 सेल और मिल जाते हैं, एक दो। ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड थी, पहले थी, अब ये पूरा क्रोमोसोम बन चुका है। माइटोसिस में 2n से 2n होता है। मियोसिस में जो मियोसिस फर्स्ट होता है उसमें 2n से n हो जाता है, रिडक्शनल डिवीजन, और फिर मियोसिस 2 में n से n रहता है। तो मियोसिस 1 को ही रिडक्शनल डिवीजन कहेंगे और जो मियोसिस 2 होता है वो सेम माइटोसिस जैसा होता है। ये था हमारा पूरा, पॉज करके एक बार देख सकते हैं इसको। जो माइटोसिस था उसमें ये एक सेल था, एक पापा से एक मम्मी से, उससे हमको अलग अलग मिलते हैं 2n वाले। डिप्लॉइड से डिप्लॉइड ही मिलता है। जबकि मियोसिस में क्या होता है, 2 स्टेजेस होती है। ये पापा मम्मी का होमोलोगस डीएनए रेप्लिकेट होता है, फिर कुछ ये ऐसी सी पिक्चर होती है, 2n से nn हो जाते हैं और फिर ये nn फर्दर nn रिड्यूस करते हैं, तो हमको मियोसिस में 4 हैप्लॉइड मिलते हैं डिप्लॉइड से। अब हमारा जो प्रोफेज का पार्ट बचा था, प्रोफेज 1 का मियोसिस 1 में, उसमें कुछ स्टेजेस होती है, वो देख लेते हैं हम। सबसे पहली होती है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्या होता है,
ये सेल है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर से होने लगती है। क्रोमेटिन मटेरियल है, कंडेंस होता है लेप्टोटीन में, बस यही होता है लेप्टोटीन में, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगती है। जाइगोटीन में क्या होता है, ये क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं, कुछ ऐसे दिखते हैं, और ये जो डीएनए रेप्लिकेट होकर एक्स्ट्रा है वो ये है सिस्टर क्रोमेटिड। जो डीएनए रेप्लिकेट हुआ यहाँ पे चिपक गया और सिस्टर क्रोमेटिड बन गया, पर ये है अभी भी एक एनएन, एक पापा एक मम्मी से आया। ये होमोलोगस क्रोमोसोम। जाइगोटीन में क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ रिलीज होता है जिसको सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये चिपचिपा पदार्थ ये दोनों क्रोमोसोम को चिपकाने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों हो रहा होता है हम आगे देखेंगे। सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स पेयरिंग करता है इन दोनों क्रोमोसोम की, सिनेप्सिस बनाता है, उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है ये ऐसा है कुछ। एक क्रोमोसोम ये कॉपीड डीएनए जो आया हमारा रिप्लिकेशन से, मैं कॉपीड डीएनए बोल रहा हूँ पर ये क्रोमेटिड है, ये उसके ऊपर दूसरा क्रोमोसोम आया, इसको कहते हैं बायवेलेंट जो बनता है सिनेप्सिस होने के बाद। बायवेलेंट क्यों कहते हैं, ये एक क्रोमोसोम ग्रीन वाला और ये ब्लैक वाला दूसरा, दो हैं इसलिए बायवेलेंट क्रोमोसोम कहते हैं इसको। अब यहाँ पे क्रोमेटिड भी तो होती, एक दो, ये तीसरी और ये चौथी ब्लैक वाली, तो 4 क्रोमेटिड होती हैं, तो इसको टेट्राड भी कहते हैं। जो ये बायवेलेंट कॉम्प्लेक्स बना उसको टेट्राड भी कहा जाता है। उसके बाद आती है पैकेटिन स्टेज। पैकेटिन स्टेज में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। ये ऐसा एक के ऊपर एक ओवरलैप करता है, ये क्रॉसिंग ओवर होती है, ये इतना हिस्सा ये इतना हिस्सा, क्रॉसिंग ओवर कह लो। उसके बाद जो रिकॉम्बिनेशन होता है यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, जीन का एक्सचेंज होता है। यहाँ बीच में सिनॉप्टिमल फ्लूइड रहता है। ये सिस्टर क्रोमेटिड है, एक ही क्रोमोसोम पे है, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड है, और ये दोनों है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। वैसे ही ये दोनों है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये ध्यान रखना जो रिकॉम्बिनेशन होगा वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है। अब रिकॉम्बिनेशन होता है क्यों, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो एक्सचेंज होता है, चेंज होता है, चेंजेस आते हैं, जीन्स में चेंजेस आते हैं, उससे वेरिएशन आता है, म्यूटेशन आता है। तो रिकॉम्बिनेशन होना जरूरी है तभी वेरिएशन आएगा। तो ये वेरिएशन क्यों जरूरी है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि मान लो वेरिएशन नहीं होता, ये रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, तो हम रोबोट की तरह लगते। फादर मदर सबकी शक्ल सेम, सबकी हाइट सेम, सबकी हेयर कलर सेम, आईज सेम, इसलिए वेरिएशन का होना जरूरी है। पैकेटिन के बाद आती है डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन में क्या होता है, ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये रिपल्शन शो करती है। यहाँ पे रिपल्शन होता है, एक दूसरे से दूर जाती है। सिनॉप्टेनेमल जो कॉम्प्लेक्स है वो डिसॉल्व हो जाता है, पर ये जो हम देख रहे हैं एक जगह से अभी भी जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं चायस्मेट। डिप्लोटीन में भी एक थोड़ा बहुत क्रॉसिंग ओवर रहती है थोड़ी बहुत, तो ये जो इतना हिस्सा है इसको चायस्मेटा कहते हैं। ये जाके अलग होता है डाइकाइनेसिस, जो लास्ट स्टेज है प्रोफेज 1 की मियोसिस की। डाइकाइनेसिस में ये चायस्मेटा अलग हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, पर ये हिस्सा रह जाता है। ये क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन चेंज हुई है जिससे वेरिएशन आने वाले हैं। चायस्मेटा डिसॉल्व हो गया, ये पूरी प्रोसेस लेप्टोटीन से लेकर डाइकाइनेसिस तक, यहाँ पे जो ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है इसका मेन मकसद ही वेरिएशन लाना है। बस वेरिएशंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पर ये होते जरूर हैं। अब डाइकाइनेसिस है तो प्रोफेज का पार्ट ही, प्रोफेज 1 का पार्ट। तो जो प्रोफेज 1 में होता है जैसे कि सेंट्रियोल मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, वो होगा, पर एक्चुअली में कहाँ होगा, डाइकाइनेसिस में होगा। और ईआर और गोल्गी बॉडी भी पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाती है इसमें डाइकाइनेसिस में आते आते। सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है कि जो ब्लड सेल्स हैं, एपिडर्मल सेल्स हैं, कुछ लग जाए, चोट लग जाए तो उनको वापस से बनाने की जरूरत पड़ती है, तो वो माइटोसिस से होता है। क्योंकि डिप्लॉइड के डिप्लॉइड रहते हैं, तो एक जो कट लगा वहां पे जो दूसरे सेल आएगा वो भी डिप्लॉइड होना चाहिए, तभी तो उस एनवायरनमेंट में वो रह पाएगा। ब्लड सेल्स हमको मालूम है 4 महीने लाइफ रहती है उनकी, तो माइटोसिस होना जरूरी है। मियोसिस का सिग्निफिकेंस हमने वीडियो की स्टार्टिंग में देख लिया था, पर एक बार और बता देता हूँ। मेल स्पर्म बना रहे उसमें 23 क्रोमोसोम रहते हैं, 46 से 23 आते हैं। फीमेल में भी 46 से 23 आते हैं एग में, और फिर जाइगोट बनता है तो उसमें 46 आते हैं। तो यहाँ मियोसिस का जरूरी होना है। मियोसिस होगी तो यहाँ पे 46 आएंगे, नहीं तो 92 आएंगे। जनरेशन टू जनरेशन हमारे क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, और जो हमने अभी लास्ट में देखा रिकॉम्बिनेशन, जिसकी वजह से वेरिएशन आए, जेनेटिक वेरिएशन आए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए रियलजा के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।